So right, so this was our lecture जहाँ पे हमने आपको पहले क्वेश्चंस दिए थे, फिर क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ था, फिर यहाँ पे हमने ये सब ड्राइंग्स किए थे, ठीक है। उसको समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सारी चीजें वहाँ पे सॉल्व की थी। उसके बाद फिर हमने लॉज ऑफ अलजेब्रा और सेट्स देखे थे। इन सारे लॉज को डायग्राम पे एक्सप्लेन करके बताया था। हाँ उज्जवल सर क्वेश्चन 2 एक बार देख लीजिए ना, शायद बचा रह गया। कौन सा वाला? अच्छा ये वाला ना। हाँ यस सर। अभी हम इसकी बात कर सकते हैं। n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन बी। अच्छा n ऑफ a यूनियन बी दिया हुआ है और n ऑफ a इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास n ऑफ a यूनियन b दिया हुआ है। n ऑफ a यूनियन b क्या होता है? दैट इज इक्वल टू n a प्लस n b n a प्लस n b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से यूनियन में कितने वैल्यू थे? 80 वैल्यू थे। n ऑफ a मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है, रहने देते वैसे। n ऑफ b मुझे पता नहीं है, उसको भी वैसे ही रहने देते हैं। n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना दिया हुआ है? n ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है 35। अच्छा गाइस, एक छोटा सा सवाल अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि अगर एक सेट है A जिसके अंदर 50 एलिमेंट है और एक सेट है B जिसके अंदर 40 एलिमेंट है, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि A माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, A माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? सोच के बताइए। A माइनस बी का मतलब क्या होता है? A माइनस बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो A के हुए और B में नहीं हो उनको हम लिखते हैं A माइनस बी में, है ना। वो एलिमेंट्स जो A को बिलोंग करते हैं और B को बिलोंग नहीं करते हैं वो लिखते हैं हम A माइनस बी के अंदर। तो एक बार सोच कर बताओ, क्या आंसर 10 हो सकता है? आयुष, उज्जवल, हर्ष, शिवम, क्या आंसर 10 हो सकता है? नहीं होगा 10। क्यों नहीं होगा 10? क्योंकि आपको अभी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि अंदर के एलिमेंट्स कैसे हैं। आप सोचो कि मैंने ए में जो 50 एलिमेंट रखा था वो 1 से लेके 50 के नंबर्स रखे थे और बी में जो रखा है मैंने वो 51 से 90 रखा है। तो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 करके कहाँ तक? 50 तक। और बी में एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है? तो 51 से लेके 90 तक है। तो मेरा पॉइंट है कि अगर वहां पे कुछ कॉमन नहीं दिखा, वहां पे कुछ कॉमन नहीं दिखा तो उस केस में एक मिनट हाँ। मैं कह रहा था स्टूडेंट्स कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो कि a को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमने a के अंदर और b के अंदर ऐसे एलिमेंट रखे जिनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों जगह पे, उस केस में बताओ a माइनस बी में कितना होगा? उस केस में a माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? रॉबिन जरा अनम्यूट करना। यस सर। लेट के पढ़ाई करना है जिंदगी भर? नो सर। लेट की पढ़ाई करोगे तो आपका पैसा बर्बाद करोगे तुम, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, उठ के पढ़ाई करो, नहीं तो 4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे तुमसे।
ये तो दूर की बात है, अभी आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा जेई के, वो तो देख के हवा नहीं लगने वाले। तो अगर अपने फादर की कदर करते हो तो बैठ के पढ़ाई करो, वरना तुम लीव कर जाओ सेशन, ठीक है? लीव कर जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब how does a teacher would feel when he or she gets to know that the student is actually lying? मतलब लेट के पढ़ाई कर रहे हो, लेट के फोन चला रहे हो, मूवी थोड़े देख रहे हैं यार, हाथ पेन और पेपर नहीं चलाओगे तो जेई छोड़ो, तुमसे एक बोर्ड का 50% नंबर नहीं आएगा। 10th तो दिए नहीं हो तो तुम्हें बोर्ड का तो फीलिंग अभी पता नहीं है। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर्स। कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन। देखो यहाँ पे ए के अंदर अगर एलिमेंट देता हूं ए बी सी डी ई, ठीक है? ए के अंदर मैंने ये एलिमेंट दिया है और बी के अंदर मैंने एलिमेंट दिए हैं ए बी सी। उस केस में आप ए माइनस बी में क्या बोलोगे? उस केस में ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा? राइट, तो उस केस में ए माइनस बी के अंदर आएगा डी कॉमा ई, ठीक है? अगर मैंने यहां पे रखा एफ जी एच रखा, अब ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा? अब ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा? ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा बोलो? अब क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, अब यहाँ पे कुछ हर्ष शुभम जीरो कैसे लिखेंगे? नल नहीं लिखोगे यार। ए माइनस बी का फिर मतलब ही नहीं पता तुम्हें। ए माइनस बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो सिर्फ ए के हैं और बी के नहीं हैं। तो अगर आप अभी देखोगे, जब मैंने आपसे पिछला वाला सवाल पूछा, जब मैंने आपसे पिछला वाला सवाल पूछा तो आपने इसका आंसर डी और ई कैसे दिया? आपने देखा कि ए के अंदर ए बी सी डी ई है और बी के अंदर ए बी सी है, तो ए के कौन से एलिमेंट थे जो बी में प्रेजेंट नहीं थे? वो थे डी और ई, इसलिए आपने ए माइनस बी का वैल्यू डी और ई लिखा था ना। तो अब अगर मैंने आपको यहाँ पे एफ जी एच दिया है, अब अगर हमने यहाँ पे एफ जी एच दिया है आपको, तो यहाँ क्लियरली जब आप इस केस में अब सोचो तो दोबारा एक बार मेरे को आंसर चाहिए। शुभम, हर्ष, आयुष, आप लोग गलत आंसर दे रहे थे, दोबारा अब इसका आंसर दो। ए माइनस बी, देखो ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में प्रेजेंट नहीं है? ए के कौन से एलिमेंट हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं है? तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो रहा है, सबके सब आ जाएंगे, क्योंकि इस बार ए और बी के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। इस बार ए और बी के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। आ रही है बात समझ में ना? हाँ हर्ष। सर हमने पढ़ा था लाइक दिस जॉइंट सेट में कि इफ ए इंटरसेक्शन बी नल है देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। हाँ, और आपने एक एग्जांपल भी दिया था लाइक ए में आ रहा है 1 2 3 और बी में आ रहा है 4 5 6, देन ए माइनस बी नल सेट होगा। मीन्स आपने फाइल वहां पे साइन लिखवाया था। एक मिनट, सेट्स लेक्चर 1 सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के नीचे था ये। नो सही, ये वाला नहीं था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के नीचे था ना? यस सर, जिस स्लाइड में वो हुआ था उसी स्लाइड में था। हाँ ठीक है, ये रहा। सो इस केस में जब हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखा था तो वो अलग चीज थी। तो यार यहाँ पे तो डिसजॉइंट सेट मतलब इंटरसेक्शन है ना। वी आर फाइंडिंग ए माइनस बी,
आप ओके सर, डिफरेंस और यस सर, वो इंटरसेक्शन, मेरा थोड़ा डिफरेंट हो गया था, लाइक गलत नोट कर लिया था मैं, हाँ सॉरी। ठीक है, हाँ इट्स ओके। कहाँ चला गया सेट्स लेक्चर 4? ओके, तो यहाँ पे ये आ रहा, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब अगर मैं इसका वैल्यू लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसका वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b? बोलिए, a माइनस बी में अल्टीमेटली हम क्या कर रहे थे? अगर आप a माइनस बी लिखते थे एलिमेंट, तो आप देखते थे a के एलिमेंट, पहले a के एलिमेंट को देखते थे और फिर a और b के कॉमन एलिमेंट को उधर से हटाते थे, राइट और रॉन्ग? जब मैं आपको a माइनस बी परफॉर्म करने के लिए देता था, आप लोग क्या करते थे? आप सबसे पहले सेट a के एलिमेंट देखते थे, a b c d e, और उसमें से a और b के जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको रिमूव कर देते थे। yes or no students? Let me write it here. a minus b is equal to a minus a intersection b। होता था कि नहीं? बिल्कुल होता था, राइट? यही करते थे, क्योंकि जब मैंने आपको यहाँ पे FGH दिया तो आपने देखा a को पहले देखा और फिर आपने देखा कि a और b में कोई कॉमन हिस्सा नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस केस में आप क्या लिख देते थे? सारे एलिमेंट लिख देते थे। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दे देता था ABC, तो आप A सेट को देखते थे, उसके अंदर 5 एलिमेंट है, B सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, और आपने A सेट को पहले देखा, फिर AB का कॉमन को हटाना शुरू किया, तो A और B का कॉमन क्या था? A था, B था, C था। जब उन सबको हटाया तो क्या बचता हमारे पास? D और E बचता, राइट? तो कहीं ना कहीं आई थिंक एवरीवन नाउ विल एग्री टू दिस फैक्ट दैट A minus B can be written as, ultimately to calculate A minus B you are actually removing, कह सकते हैं, बेटर वर्ड होगा, you are actually removing A intersection B, common element of A and B from A और B के कॉमन एलिमेंट्स को आप A से हटा रहे हैं। तो जब हमको नंबर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, n of A minus B की बात करेंगे, तो ये भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट इट एज n of A minus n of A intersection B। Getting this or not? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताइए। जी विवेक। सर समझ नहीं आया ये, मतलब सर ये इंटरसेक्शन भी क्यों किए सर, जबकि कॉमन कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली जब कॉमन नहीं होता तो जीरो हो जाता है। अब जैसे अभी वाले में देखो, ये तो जनरल फॉर्मूला बताया ना विवेक, अब जब कॉमन नहीं होता है तो जीरो हो जाता है। अब आप एक काम करो, पहले अपन इसको यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अब हम पहले आपको एक सेट दे देते हैं A, जिसके अंदर एलिमेंट है A B C D E, और अब आपको दो केसेस दे देते हैं। एक केस दे देते हैं जहां पे B है ABC, और एक केस दे देते हैं जहां पे आपके पास B है FGH। तो सबसे पहला सवाल विवेक मेरे को ये बताओ कि जो केस 1 है, जो रेड कलर वाला केस है, उसमें अगर हम A माइनस बी परफॉर्म करते हैं तो कितने एलिमेंट आएंगे? सर E माइनस बी तो सर E में, हाँ ये इधर वाला करेंगे तो सर DE बचेगा। DE बचेगा, राइट? तो इधर वाले में हमारे पास
ए माइनस बी किए तो हमारे पास बचा डी और ई। कितने एलिमेंट है इसमें फिर? 2 एलिमेंट। और अगर अपन यहां कैलकुलेट करें, यहां पे बताइए ए माइनस बी में कितना आएगा? कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा? पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, यस सर। ए बी सी डी ई। तो फाइनली इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 5। यस सर। ठीक है, अब एक बार उस फॉर्मूले को देखो, क्या वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? अगर हम यहाँ पे n लगा देते हैं, चेक करो तो केस 1 और केस 2 दोनों में फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं है? यस सर, हो रहा है। दोनों में हो रहा है, ठीक। तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली जब कॉमन नहीं होगा विवेक, तो 0 हो गया। जैसे अगर हम केस 1 के अकॉर्डिंग बात करें, एक बार मैं यहाँ पे केस 1 को थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो केस 1 में Na तो मेरा 5 है, और ये ग्रीन वाले केस में कुछ भी कॉमन नहीं था। कुछ भी कॉमन नहीं था तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 5 माइनस 0 कितना हो गया? 5 हो गया। जबकि इस रेड वाले केस में अगर वो उस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो पहले तो n ऑफ a का वैल्यू 5 है, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b में कितने कॉमन एलिमेंट है? a इंटरसेक्शन b में कितने कॉमन एलिमेंट है? 3 कॉमन एलिमेंट है। तो उसके कारण आप क्या करोगे? 3 माइनस करोगे, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पे भी 2 दिख रहा था। आ रही है बात समझ में विवेक फिर? यस सर। ठीक है, चलो। तो जब अपन को वो आइडिया क्लियर हो गया, तो देखिए एक इक्वेशन, बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये एक इक्वेशन हमारे पास आया Na और Nb का। नोटिस कीजिएगा, अभी तक मैंने n ऑफ a माइनस बी का यूज नहीं किया था। ये जो ऊपर आपको इक्वेशन दिख रहा है उसमें हमने किसको यूज किया है? a यूनियन b को यूज किया है और a इंटरसेक्शन b को यूज किया है, राइट? a यूनियन b को यूज किया और a इंटरसेक्शन b को यूज किया है। अब a माइनस बी को अगर यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? हम इसको लिखेंगे Na माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n ऑफ a माइनस बी का वैल्यू कितना है? 28 है। Na तो हमको नहीं पता, लेकिन n ऑफ a इंटरसेक्शन b का वैल्यू पता है हमको, 35 है। तो इस 35 को जब आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भेज दोगे, तो Na का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35 प्लस 28, तो 63 हो जाएगा। अब Na का वैल्यू जब स्टूडेंट्स हमें 63 मिल गया, तो क्या आप उसको यहाँ पुट करके अब Nb की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन में हमको Nb फाइंड आउट करना है। बताइएगा, प्लीज हैव अ लुक। हमने 2 इक्वेशन बनाया है, एक यूनियन वाला इक्वेशन बनाया है और एक a माइनस बी वाला इक्वेशन बनाया है, ठीक है? यूनियन वाले इक्वेशन में Na, Nb, n ऑफ a इंटरसेक्शन b आया है, जिसमें से n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमको पता था। तो उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल रह गए। n ऑफ a माइनस बी में Na और n ऑफ a इंटरसेक्शन b आया है, जिसमें n ऑफ a इंटरसेक्शन b हमें पता था, तो एक वेरिएबल रह गया। वहां से हमने Na एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकाली और उसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करके आप Nb की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। Nb की वैल्यू वहां से आ जाएगी, ये हो गया 45, अरे तो 63 माइनस 35 हो गया आपका 28। 28 अगर 52 80 से माइनस करेंगे तो 52 आएगा, राइट? समझ में आ गया सबको? इज द लॉजिक क्लियर? आज के क्लास में वैसे इसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से रखे हैं मैंने, ठीक है? आज की क्लास में क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज स्टूडेंट्स हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिया सेट्स का, तो आज एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। क्वेश्चंस लिखेंगे, आपको थोड़ा टाइम दूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके, शुभम कह रहा है 3 वाला बताइए। शुभम 3 वाला तो मैं बता चुका हूं, ये लास्ट क्लास के पहले वाला फाइल है। हाँ शुभम, सर 3 वाला मतलब ये वाला नहीं सर, मतलब जो 3 एक साथ जो कैलकुलेट करते हैं सर, जैसे मैथ, हाँ फिजिक्स, वो, केमिस्ट्री बचे हाँ वो वो अपन रखे हुए हैं, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। अब जैसे
अगर हम बात करें यहाँ पे ये फॉर्मूला, राइट, इसी की बात कर रहे हो, इसी के ऊपर आज का पूरा क्लास हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्लास में, ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है। ये आप लोगों को अब यहाँ से आई थिंक होमवर्क दिया गया था इन सारे क्वेश्चंस को देखने का। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि इसके आगे किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई है क्या, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको एक तरीके से सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। तो पहले मुझे बताइए कि क्या क्वेश्चन आपने देखे थे, गो थ्रू किया था आपने क्वेश्चंस, कितने लोगों ने गो थ्रू किया था? प्लीज रेज योर हैंड ऑनेस्टली। अगर आपने गो थ्रू नहीं किया मैक्सिमम लोगों ने, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपने गो थ्रू है ठीक ठाक नंबर, तो हम नए सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्लीज हैंड रेज कीजिएगा कितने लोगों ने इन क्वेश्चंस को गो थ्रू किया है। So we have a very poor number, to be very honest. आज तबीयत खराब है, एनर्जी लो है, और भी क्लासेस है शाम को, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ऑन स्कोल्डिंग एनीवन, बट द नंबर इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई मीन आप लोग खुद देखो कि क्लास में अगर आप मुझे हटा दोगे और एक रितेश को हटा दोगे, so we have 20 students right now, ठीक है, 20 students। आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितने लोगों ने हैंड रेज किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 लोगों ने हैंड रेज किया है। एंड दिस थिंग हैज बीन रिपीटिंग स्टूडेंट्स। अब देखो यार, आप लोग यहाँ पे, अब मुझे ये नहीं पता, हो सकता है 1 2 स्टूडेंट्स होंगे जो हमारी लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। अगर आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो गई होगी। रिकॉर्डिंग वैसे मैं ही अपलोड करता हूँ, तो जनरली वो आफ्टर द क्लास 1 से 2 घंटे के अंदर ही अपलोड हो जाता है। कभी कभार वर्स्ट के सिनेरियो में मैं 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है रिकॉर्डिंग देखने का। रिकॉर्डिंग देखते तो भी आपको पता चल जाता कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर मान लो कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक तो है, अगर आप नोट्स वाले लिंक पे भी इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, एटलीस्ट मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को, जो हमारी ऑनलाइन क्लास मैथ्स के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे पीपीटी के अंदर, इस फाइल के अंदर बहुत थ्योरी रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो एटलीस्ट आप जब घर पे खुद पढ़ने बैठे हो, तो एक बार तो मेरा पॉइंट होगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो और अगर आप एक्चुअली में जेई को लेके बहुत सीरियस हो, बिकॉज राइट नाउ ऑनलाइन मिले हुए हैं, तो ऑनलाइन ऊपर से आप लोगों ने बोर्ड्स का एग्जाम आपका कैंसिल हो गया था, तो कहीं ना कहीं वो सीरियसनेस के बारे में मुझे नहीं पता। किसी भी स्टूडेंट को मैं पहले से नहीं जानता हूँ, पहले से जाना होता तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बात कर सकता था। तो मेरा जो पॉइंट होगा आप लोगों के लिए वो सिर्फ इतना होने वाला है कि गाइस एक थोड़ा सा स्केड्यूल आप लोगों को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस टाइम पे ढिलाई करोगे तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों के मन में ये चल रहा हो कि अभी तो जून है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के बहुतों के मन में होगा। तो मैं उस डाउट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, कंसिडर द नॉर्मल सिचुएशन। अगर ये कोविड का सिचुएशन नहीं होता तो प्लीज बताइए, मैं सबको अनम्यूट, कोई भी कभी भी अनम्यूट कर सकता है, ठीक है, मैंने हटा दिया वो रेस्ट्रिक्शन। सबसे पहली चीज, अगर ये कोविड का सिचुएशन नहीं होता तो आप बताओ आपका बोर्ड का एग्जाम कब खत्म हो जाता? प्लीज लेट मी नो योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं चैट का ऑप्शन भी हटा रहा हूँ थोड़ा सा, यू नो, दिस इज समथिंग विच आई थिंक आप में से बहुतों को आइडिया नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीरियसनेस लैक होने का रीजन है अवेयरनेस, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पहले क्लियर कर दूं, योर एग्जाम्स वुड हैव बीन ओवर बाय मार्च। मार्च से ज्यादा अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ता तो 1 हफ्ता अप्रैल, मार्च से थोड़ा सा भी आगे बढ़ता तो 1 हफ्ता अप्रैल, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, लेट मी राइट इट हियर, एग्जाम्स ओवर मैक्सिमम बाय फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल।
अच्छा दूसरी चीज बताओ, रिजल्ट्स कब आते हैं? दूसरी चीज बताओ, रिजल्ट्स कब अनाउंस होते थे? रिजल्ट्स कब अनाउंस होते थे? आप एवरीवन करके चैट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन करके चैट करोगे ना तो सबको मैसेजेस जाएंगे। मैंने चैट का रिस्ट्रिक्शन भी अभी हटाया हुआ है, ठीक है। तो जनरली जो रिजल्ट आ जाता है वो मई तक आ जाता है, मई एंड मैक्स। तो क्या देखा कि नॉर्मल सिचुएशन होता तो हम लोग अगर ये एक नॉर्मल सिचुएशन होता तो हम लोगों का एग्जाम मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में खत्म हो जाना था और हमारा रिजल्ट मैक्सिमम मई एंड तक आ जाना था, राइट। अच्छा, अब मेरा अगला पॉइंट है, आप में से कितने लोग अपना जो डिसीजन था कि आगे जाके साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, ये डिसीजन क्या रिजल्ट के बाद होता या एग्जाम देने के बाद ही कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया होता? बोर्ड्स का एग्जाम देने के बाद आई थिंक आप में से बहुत लोगों का गोल तो पहले से ही डिफाइंड होता। तो आप में से कितने लोग एग्जाम्स के जस्ट बाद आपने माइंड में क्लियर थे कि आपको 11th में क्या लेना है? आई थिंक बहुत लोगों के मन में प्री प्लान था ना ये। कितने लोग थे? देखो यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे आज मैं किसी को भी डांटूंगा नहीं, ट्रस्ट मी, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता। ऐसे भी डांटता तभी हूँ जब मान लो कि कोई बहुत ज्यादा यू नो नॉन सीरियसनेस शो करता है तो उसको थोड़ा सा समझाना होता है। बट आप में से कितने लोग ऑनेस्टली बताओ, हैंड रेस करो, कितने लोग थे जो 10th कहीं ना कहीं 10th के एंड में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम में कहीं ना कहीं अपने मन में आप डिसाइडेड थे कि आपको 10th का एग्जाम होने के जस्ट बाद क्या लेना है? आप में से कितने लोग रेडी थे? हैंड रेस कीजिए। आप लोग में से नहीं होता है फरवरी मार्च अप्रैल, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम पास आता है कहीं ना कहीं हम एज अ स्टूडेंट आपको भी ये मन में रहता है कि 10th का एग्जाम होगा उसके बाद मैं ये लेने वाला हूँ। कितने लोगों, ऑनेस्टली 9 लोगों ने अभी हैंड रेस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोगों ने हैंड रेस किया, ठीक है। 10 लोग हैं यहाँ, तो मतलब 50% जनता, ठीक है, 50% जनता। अब बाकी 50% जो है वो बोर्ड्स देने के बाद डिसाइड करते हैं, राइट। अच्छा, अब दूसरी चीज, और लोगों ने भी हैंड रेस किया, कुछ लोगों का चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर दिख रहे हैं लगभग 60 से 70% लोग अपने माइंड में क्लियर थे। मान के चलते कि 40% लोग को नहीं पता था। लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम खत्म होता और आप लोग, मैं अब बात कर रहा हूं उन 40% लोगों का जो डिसाइडेड नहीं थे। यहाँ पे 60% लोग थे जो ऑलरेडी डिसाइडेड थे कि 10th के बाद उनको साइंस लेना है, ठीक है। तो जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, पहले मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट रखता हूँ, मतलब जितने लोग चैट में भी रिप्लाई किए हो कि आप लोगों को पहले से प्लान था कि आपको साइंस लेना है। तो कई जनरली ना मार्च में बोर्ड का एग्जाम खत्म होता है, अप्रैल मिड अप्रैल से ही बैच शुरू हो जाता है। पता है आपको, जो पहला बैच शुरू होता है किसी भी कोचिंग में वो जनरली अप्रैल मिड अप्रैल। अब जैसे ये छोटा सा शहर है, अगर आप बड़े शहर में जाते हो, मान लो कि आप पटना चले गए, कोटा चले गए, ठीक है। मैं जैसे गुवाहाटी में था, गुवाहाटी में मैंने अपनी स्कूलिंग वूलिंग की हुई है, तो गुवाहाटी में था। वहां पे अप्रैल के फर्स्ट वीक से नहीं, आई थिंक 20 अप्रैल के आसपास से वो शुरू हो गया था, बैचेस शुरू हो गए थे। ये था पहला बैच, राइट। सो वहां पे सबको फिर ये लगने लग जाता है कि अगर हम साइंस ले रहे हैं, जनरली स्टूडेंट्स जब कोई साइंस ले रहा होता है तो स्टार्टिंग में शायद ही कोई होता है जो सिंपल साइंस के बारे में सोचता है, जैसे बीएससी। जनरली जब कोई साइंस लेता है तो अपने मन में सोचता है कि पहले आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करेंगे, अगर वो क्लियर नहीं होता है तो हम कुछ और करेंगे। कुछ लोग एनडीए के लिए भी होते हैं, है ना, एनडीए में भी मतलब टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो साइंस जरूरी होता है, वो लोग भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई साइंस ले रहा होता है तो उसके मन में एनडीए, इंजीनियरिंग या मेडिकल चलता है। उसका पॉइंट ये रहता है कि अगर मेरे से इनमें से कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई, तब जाकर मैं क्या करूंगा,
तब जाकर मैं शायद बेसिक बीएससी वगैरह करूंगा, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो आपका बैच अप्रैल से शुरू हो जाना था, 10-15 दिन के अंदर ऑफलाइन माहौल आपको दिखता कि कुछ बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ने लग गए हैं, आपको वहां पे एफर्ट्स दिखता, और मई से मिड मई तक अच्छे खासे बच्चे सीरियसली पढ़ना शुरू कर देते हैं। मई मतलब मान के चलो कि क्लास आए 20-25 दिन बाद कहीं ना कहीं वो रेगुलर पढ़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई 20 से 25 दिन पे शुरू हो जाती है बिंदास। इवन मैं अगर इधर की बात बोलूं, अपने मतलब कि यहाँ लास्ट ईयर की बात करूं, जिन स्टूडेंट्स को मैं अभी 12th में पढ़ा रहा हूँ, जैसे आज सुबह जो मैंने 8 से 9:30 क्लास लिया डिफरेंशिएशन का, तो उन बच्चों का पहला जो क्लास हुआ था पिछले साल, वो हुआ था 26 मतलब वो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमारा जो सेंट्रली जो क्लास चला था, सेंट्रली क्लासेस तो अप्रैल से शुरू हो गई थी, बट हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए हमने शुरू कर दिया था लगभग मई 20-25 तारीख के आसपास। कब? मई 20 से 25 तारीख के आसपास, राइट। वो था प्रॉपर प्लान्ड ये, और वो ऑलरेडी डिले हो चुका था क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम तो मार्च में खत्म हो गया था, रिजल्ट आया है कोविड के बीच में ही, और उसमें परसेंटेज और ऑलरेडी मतलब उन लोगों का प्लान क्लियर था। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इवन लास्ट ईयर व्हेन द कोविड सिचुएशन वाज इंटेंस, अभी के मुकाबले तो ज्यादा इंटेंस था, स्टिल आप लोगों से पहले से वो लोग तैयारी शुरू कर चुके थे, ठीक है। और नॉर्मल सिचुएशन होता, कोविड वाला बिंदा वो होता ही नहीं, तो अप्रैल के एंड या मिड में से लोग पूरा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, लोग पूरा सीरियस हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोग अभी वो रूटीन कोड नहीं बिल्डअप कर पाए हो, तो अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि यू आर नॉट अहेड। बहुतों के मन में ये एक डाउट हो सकता है कि मैं तो बहुत आगे चल रहा हूँ, ये मेरे घर के पास इसको साइंस लेना है, इसने अभी तक क्लास नहीं किया, उसको पता किया हो तो वहां तो बैच ही नहीं शुरू हुआ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होंगे। बट द पॉइंट इज कि आप लोग आगे नहीं हो, आप लोग एक नॉर्मल सिचुएशन के मुकाबले यू आर लैकिंग, बिकॉज एक सीरियस स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन होती है वो अप्रैल से शुरू हो जाती थी, ठीक है। एक सीरियस स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन है वो अप्रैल से शुरू हो जाता था, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून का 25 तारीख है आज, 5 दिन में जून खत्म होने वाला है। तो कितने लोगों को लग रहा है कि हम आगे हैं? प्लीज उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अब आते हैं बाकी 40% के ऊपर, जो लोग एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद डिसाइड करते हैं। एग्जाम का जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है ना, उसके अगले 10 दिन के अंदर स्कूल कॉलेजेस अपना एडमिशन प्रॉपरली फुल फ्लो में शुरू कर देते हैं, और जून के एंड से कॉलेजेस शुरू हो जाते हैं, मतलब 1 महीने बाद से तो कॉलेजेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता था, समझ रहे हो। मई में रिजल्ट आया, 1 महीने बाद से वो शुरू हो जाता था। कोई भी मतलब चाहे मैं डीयू के कॉलेजेस की बात करूं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं, तो अगर आप रिजल्ट के बाद डिसीजन ले रहे थे तो इस पॉइंट पे आपका क्लासेस शुरू हो चुका होता, समझ रहे हो, डिसीजन आपको पहले ले लेना था। तो अभी भी आपको सीरियस हो जाना जरूरी था, क्योंकि अब आप कौन से बैच में रहते? अब आप उस बैच में रहते जो जुलाई में शुरू होता, और जब आप जुलाई के बैच में पढ़ रहे होते, साइंस ही पढ़ रहे होते, आपको दिखता कि यार एक बैच है जो अप्रैल से शुरू हो गया है, वो भी आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, और वो मेरे से 2 महीना आगे है। तो उस टेंशन में, टेंशन कह लो या प्रेशर कह लो, उन दोनों केसेस में आप यहाँ पे क्या करते? आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वहां पे मोटिवेशन आता, टेंशन भी आता लेकिन मोटिवेशन भी आता कि आपको वहां पे अच्छा करना जरूरी है, बिकॉज देयर आर, उसी कोचिंग में आपको एक सेट ऑफ स्टूडेंट मिलते हैं जो 2 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो देयर आर 2 सिचुएशंस, अगर आपने पहले डिसीजन लिया है तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप ऑलरेडी अहेड हो, नॉर्मल सिचुएशंस के मुकाबले स्टिल यू आर 1 मंथ बिहाइंड। और जो लोग अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, जो लोगों ने अभी भी थोड़े से डाइसी सिचुएशन में है, अगर आप एक पिन पॉइंट डिसीजन पे अभी नहीं पहुंच पाते हो तो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, बिकॉज आपका डिसीजन आप लेट ले रहे हो। आपके लिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो डिले नहीं होने वाला ना। आप सबको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हो तो 2023 का
जनवरी के मंथ में आपका जेई का एग्जाम होने वाला है, 2023 जनवरी, ठीक है। कितने महीने हुए अभी देखो तो, इस साल के 6 महीने, अगले साल के 18 महीने, 12 महीने, टोटल 18 महीने हो गए। उन 18 महीनों में आपको कितने चैप्टर्स करने हैं? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। तो तकरीबन 75 से 80 चैप्टर्स करने हैं। ये मैं बात कर रहा हूं, मान लो आप साइंस, मैथ्स और केमिस्ट्री को मिला के, ठीक है। तो 75 से 80, चलो इजी करने के लिए 18 इंटू 4 होता है 72, 18 इंटू 4 होता है 72। मतलब हर महीने अभी से अगर आप 4-4 चैप्टर खत्म करते हो, तब जाकर आप अगले साल के दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर पाओगे। नाउ ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन, अभी तो स्टार्टिंग है, तो लॉगरिथम याद होगा, इनइक्वालिटी याद होगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग इनइक्वालिटी के टाइम पे तो थे भी नहीं, तो आपने इनइक्वालिटी की शायद रिकॉर्डिंग भी मेरी नहीं देखी होगी। तो अभी आप सिर्फ लॉगरिथम कर किए हो, और अब हम सेट्स शुरू किए। आज सेट्स का 5वां क्लास है। बीच में कभी आपकी तबीयत खराब होगी 15 दिन के लिए, 2 चैप्टर वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। उन 2 चैप्टर को नॉर्मल क्लासेस के साथ कंबाइन करना होगा। This is the kind of preparation that you have to do for the next 18 months if you are aspiring to get into a good engineering college. मेडिकल वाले जो लोग प्लान कर रहे हैं, अप्रैल 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। ये मत सोचना कि आपको अच्छा वैसे यहाँ कोई मेडिकल वाला है नहीं, तो उसमें बात करके कोई फायदा नहीं है, राइट। तो जेई वाले पॉइंट से ही बात करते हैं। तो आपके पास सिर्फ 18 महीने हैं, एंड कोई भी स्टूडेंट इवन दिसंबर के मंथ में नया चैप्टर नहीं पढ़ता है, दिसंबर में तो सिर्फ रिवीजन करते रहेगा। तो कहने के लिए सिर्फ 17 महीने बचेंगे, तो एवरेज कितना, 4.5 चैप्टर के आसपास निकल जाएगा। थोड़ा सा रियलिटी के साथ अगर आप रिलेट करते हो खुद को, देन यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट अहेड। अच्छा चलो, ये तो वो लोग हो गए, ये तो वो लोग हो गए जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी, आईआईटी मेडिकल की तैयारी कहाँ से शुरू की है? 10th के बाद। अब इमेजिन करो वो लोग जो मतलब जिनके घर वालों के पास पैसे वैसे हैं, या जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा बचपन से ही साइंस को लेके फैसिनेटेड है, दिल्ली, राजस्थान, चेन्नई। इमेजिन करो वो स्टूडेंट्स, क्या वो 11 से शुरू करते हैं? क्या वो 11 से शुरू करते हैं? बताओ, बताइए स्टूडेंट्स। आई थिंक सबको पता है ना, ये बड़े बड़े जो कोचिंग्स है, एलन, फिटजी, आकाश, ठीक है, इनके यहाँ पे आईआईटी के कितने कितने बैचेस होते हैं? 4-4 साल वाले बैचेस होते हैं। लोग 9th में एडमिशन लेते हैं 4 ईयर बैच वाले में, 9th में एडमिशन लेते हैं 4 ईयर बैच वाले में। मतलब वो 9th से कहीं ना कहीं तैयारी शुरू करते हैं। गेटिंग द आइडिया? तो डू यू रियली थिंक यू आर अहेड? नो, यू आर एक्चुअली जो, अच्छा जो 9th से शुरू कर रहा है, मान लो सारे तो सीरियसली नहीं कर रहे होंगे, 100 में से 30 ही होंगे, लेकिन वो 30 आपसे कितने आगे होंगे आपको पता है? आप जो चीज अभी देख रहे हो, अमन कह रहा है बट देयर बेस इज वीक। कैसे पता आपको अमन? कैसे पता? आपका बेस उनके मुकाबले स्ट्रांग है, ये आपको कैसे पता? ये जजमेंट करना गलत है। आप अगर रिजल्ट्स को देखते हो, अगर आप रिजल्ट को देखते हो, जब वो रैंक 1, रैंक 2 ये सब आता है ना, जब पेपर में बड़ा सा उस बच्चे का फोटो लगता है, बड़ा कोचिंग जो एडवर्टाइजमेंट में उस टाइम पे 5-6 लाख रुपए खर्च करता है, उस बंदे के फोटो के नीचे नाम रहता है बड़े वर्ड में, और उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है वो कौन से बैच का है। तो आपको दिखेगा 4 साल वाले बैच में था, 6 साल वाले बैच में था, कुछ 7 से शुरू हो जाता है, तो 7 to 10 4 साल, और फिर 11-12, तो 4 साल के बैचेस, 6 साल के बैचेस, ठीक है। अमन कह रहा है बिकॉज दे आर गिविंग लेस टाइम टू देम। अमन, ये सोचना गलत है। मेरा पॉइंट है कि इफ स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा वो इस टाइम टेबल को एडजस्ट कर लिया 9th में, तो दिक्कत क्या है? आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप लोग अमेज हो जाओगे। एक 12 साल का लड़का है, एक 12 इयर्स का लड़का है,
काम करता है, कंप्यूटर मतलब आईटी फील्ड में काम करता है, उसका सैलरी कितना होगा? थोड़ा सा आइडिया लगाओ। एक 12 साल का लड़का है, अपना इंडिया का लड़का है, फॉरेन में काम करता है, उसकी सैलरी कितनी होगी? राइट, तो शुभम को पता है उसकी सैलरी है लगभग 13.5 करोड़। उसकी सैलरी है लगभग 13.5 या 8.5, मतलब वो 7-8 करोड़ से ऊपर था, आई थिंक 8.5 करोड़ था। वो कहां पे काम कर रहा है जानते हो? आई थिंक वो HCL में, या तो HCL था या गूगल था, मैं कंपनी का नाम भी भूल रहा हूं। उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेक्टर में R&D डिपार्टमेंट में 8.5 करोड़ के पैकेज में, अपने इंडिया का ही लड़का है। तो माय पॉइंट इज कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9 से उस रूटीन में, अच्छा ये और एक चीज बताता हूँ आप लोगों को ये लगता है कि जो लोग फिटजी वगैरह में या एलन वगैरह में रहते हो, 9 से कोचिंग कर रहे हो, उनके ऊपर बड़ा लोड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप दिल्ली में जाते हो, मैं दिल्ली में मैं यहाँ लाइक अपना टीचिंग शुरू किया हूँ, तो मैंने सबसे पहले शुरू किया है पंजाब में। पंजाब के बाद मैं थोड़ा टाइम दिल्ली में था, उसके बाद मैं कोलकाता में रहा हूँ। कोलकाता में रह के फिर मैं वापस दिल्ली आया था, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट गया हूँ। तो मैंने लगभग, अगर आप छोटे छोटे कितने शहर मिलाए, तो मैंने पिछले 6-7 साल में लगभग 12 से 13 शहर में रह चुका हूँ। मेजर उसमें मैं दिल्ली में रहा 1 साल, और कोलकाता में रहा हूँ लगभग 15 महीने, पंजाब में रहा हूँ लगभग 13 महीने। ठीक है, ये मेरा मेजर वो है। सो मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया था दिल्ली में जब पढ़ा रहा था, तो दिल्ली में स्टूडेंट जो है ना, वो क्लास 7-8 से ओलंपियाड देना शुरू कर देते हैं, 7-8 से ओलंपियाड देना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे पॉइंट ये है गाइस कि अब जो रूटीन होता है, कोई भी कोचिंग हो, उसका शाम का जो लोड होता है वो 2 से 3 घंटे का ही होता है, 2 to 3 hours पर डे into 4 days। कितना हो गया ये? तो 8 से 12 घंटे, 8 से 12 घंटे। हाँ, इसके अलावा कभी कभार DSS होता है, डाउट सेशन वगैरह होते हैं, बट उनका लोड भी इतना नहीं होता। तो प्लीज ऐसा मत सोचना अमन बिल्कुल भी कि वो अपने लिए टाइम नहीं दे पाए। ट्रस्ट मी, मैं दिल्ली में जिन लोगों को देखा हूं, वो लोग कोचिंग भी करते थे, क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन किए हुए थे, सुबह स्विमिंग भी करते थे, समझ रहे हो? तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत छोटे लेवल से टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज है ना, जो शायद आप में से बहुत लोग अभी नहीं कर पा रहे हो, छोटा सा काम देता वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट वो लोग क्लास 8-9 से सीख रहे होते हैं। क्या आप अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा सोच के देखो, सब कोई 9-10 में तो स्कूल गए हो, बोर्ड का एग्जाम नहीं दियो, कितने लोग हो जो 9-10 में ओलंपियाड की अलग से तैयारी की हो? है कोई? आप में से कितने लोग हैं जो कोचिंग, क्रिकेट कोचिंग में पार्टिसिपेट वो किए हो? क्रिकेट कोचिंग आपकी चलती थी, क्रिकेट या बैडमिंटन वगैरह, कोई एक स्पोर्ट्स का वो चलता था। इसके बाद कितने लोग जो सुबह स्विमिंग भी करते थे? क्लास में ऐसा होता था कि पता चलता था कि वो हमारी क्लास करके भाग रहा है, कि वहां पे कंपटीशन है, गिटार लेके जा रहा है, गिटार बजाएगा। वो कह रहा है कि सर मैं ना अगले 1 हफ्ते आ नहीं पाऊंगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल ये है वो है। सो माय पॉइंट इज लाइक आप उनको ऐसा मत सोचो कि उनके बेस वीक है। पहला पॉइंट, ट्रस्ट में उनका बेस आप में से बहुतों के मुकाबले बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। दूसरी चीज, आप लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा एक हायर लेवल ऑफ कोचिंग के लिए, बिकॉज आप लोगों ने हायर लेवल की कोचिंग पहले नहीं की है, उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू डूइंग हायर लेवल ऑफ कोचिंग। इट इज जस्ट दैट उनके लिए बस ड्यूरेशन बढ़ने वाला है। वो जो पहले 8 से 12 घंटे करते थे, अब वो 18 से 20 घंटे करेंगे। तो उनके लिए बस ड्यूरेशन बढ़ने वाला है, उनके लिए लेवल नहीं बढ़ने वाला है एक तरीके से। साथ ही साथ वो 9-10 से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहते थे, तो उनको रिलेट करना ज्यादा आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब सबको 9 से शुरू कर लेना चाहिए। अगर आप 11 से कर रहे हो तो भी आप अच्छा कर सकते हो, आप तो भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन पॉइंट इज आपको अब यहां से सीरियस होना पड़ेगा। बिकॉज हाउ मच टाइम यू हैव 18 months, हाउ मच टाइम दे हैड डबल ऑफ व्हाट यू आर हैविंग।
तो you are actually fighting with the serious students who started their preparation. जब सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया था ना, कुछ मेरे जान पहचान में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अगले दिन से 11th का वो क्या कहते हैं पढ़ाई शुरू कर दिया था। लॉकडाउन अनाउंस किया था और मैं बता रहा हूँ उस स्टूडेंट का हमारे यहाँ पे 96% स्कोर आया था। अगले दिन जाकर पहले तो एनसीईआरटी की बुक खरीद के लेकर आ गई थी वो, ठीक है, 11th वाली पढ़ना है, और उसने पढ़ाई शुरू कर दी थी। गेटिंग दिस आइडिया? तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट आप इतना रखो कि मतलब आप लोगों को ये सबसे पहले अपने मन से, मेरा पूरा ये जो बोलने का जो इंटेंशन था वो छोटा सा इंटेंशन यही है कि आप लोग बिल्कुल भी ये ना फील करें कि आप कहीं से भी आगे हो, ठीक है। आपको अभी बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, और अगर आपको स्टिल लगता है कि आप बहुत आगे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाना जेईई का, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से देखना कितना आपसे सॉल्व हो रहा है। पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाना और देखना पास्ट ईयर क्वेश्चन कितना सॉल्व हो रहा है। अगर आपसे 70% भी सॉल्व हो गया तब आप सही पोजीशन पे हो, लेकिन अगर आपसे 70% सॉल्व नहीं हुआ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप गलत जगह पे हो एंड आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। क्लियर है क्या ये चीज? मन में अगर किसी के भी है, ये सब डायलॉग नहीं मारूंगा कि फिर एक खुद को एक थप्पड़ मार लेना ठीक है, बट अगर आपको लगता है कि यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन तो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम के पास्ट ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के उठाओ, सॉल्व करो। अगर 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहे हो, वैसे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर दिक्कत है तो प्लीज यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। गेटिंग दिस? तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे वाली क्लासेस से थोड़ा सा आप लोग ये जो नंबर है, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं अभी, मतलब 22 में से 8, 20 में से 8 लोगों ने हैंड रेस किया था, मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ये नंबर शायद कल को 15 हो जाए, 20 में से 15 हो जाए कम से कम, राइट? बिकॉज गाइज ट्रस्ट मी, मैथ्स में, यस रॉबिन, हैंड रेस किया, कुछ कहना है क्या रॉबिन? सर आप बोले थे ना इसलिए। अच्छा, मोटिवेट हो गया है लड़का, लेट के तो पढ़ाई कर रहे थे अभी आपको तो पहले बैठ के पढ़ाई करने का आदत लगा लेना चाहिए। तो ठीक है गाइस, तो मेरा बस, अच्छा क्यों कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मैं अभी भी आप लोगों को एक्चुअल लेवल पे नहीं लेके गया हूँ। जो अभी आज जैसे मेरा प्लान है कि आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा। आई एम मेकिंग यू कंफर्टेबल कि पहले पढ़ने तो लगो, पढ़ने लग जाओगे ना यार, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट खुद बिल्डअप करोगी। देखो गाइस, अगर आप जेईई नीट वगैरह प्लान कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लान कर रहे हो ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब तक आप खुद उस चीज को लेकर इंटरेस्ट नहीं डेवलप करते अपने अंदर, आप नहीं क्लियर कर सकते वो एग्जाम। ये आपको दिमाग में क्लियर रखना होगा। अब जैसे कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, मान लो माता पिता चाहते कि वो मेरा अगला विराट कोहली बन जाए, है ना, तो घर में एक अनुष्का शर्मा आ जाए, उसके बाद वो तभी हो सकता है जब वो खुद वैसा उसके अंदर डेडिकेशन हो कि मुझे विराट कोहली बनना है। लेकिन अगर उसके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, अगर वो बस फॉर्मेलिटी कर रहा है, वो बस मेजोरिटी के साथ जा रहा है, जैसे बहुत लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं अपने इंडिया में, तो वो भी उसी हिसाब से चलो कर लिया और खेल रहा है, लेकिन उसके अंदर वो उस तरीके का जज्बा नहीं है, तो कभी भी विराट कोहली नहीं बन सकता, ठीक है, मतलब उसके आसपास भी नहीं जा सकता। सेम उसी तरीके से अगर ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा माइंड में कि पहले तो आपको उस चीज को लेकर ना एक जिद अंदर निकालनी पड़ेगी कि मुझे ये करना ही करना है। अगर आप अपने अंदर ये चीज नहीं ला पाओगे तो कितना भी कर लो, आप आईआईटी नहीं जा सकते। कोई कभी सुना है कि कोई कहता है कि मैं गलती से आईआईटी पहुंच गया? नहीं सुना है ना। जो भी अपना आईआईटी वाला स्टोरी बताता है वो बताता है उसने कितना हार्ड वर्क किया था। और हार्ड वर्क, ठीक है, बैल तो हो नहीं कि बस खेत में चलते रहना है, पता होना चाहिए ना कि हाँ आईआईटी क्लियर करना है तो क्या अप्रोच रहेगा। और अगर आपको खुद को मोटिवेट करना है, नेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि जो लोग आईआईटी वगैरह क्लियर किए हुए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है,
या उन लोगों ने अपनी तैयारी कैसे किया। लिसन टू देम ना। अभी जो इस साल का हो गया, जो इसने 100% लाया, उसकी बात को सुनो। उनके तो इंटरव्यूज भी आजकल टीवी पे आने लग गए। कोई भी बड़े कोचिंग का रहता है, वो मस्त पैसे ऐसे लगाकर अच्छा सा उसका ब्रांड वो करते हैं, तो वहाँ आपको अच्छे से इजीली इंटरव्यू मिल जाएगा। आप उसके इंटरव्यू को सुनो एक बार, आई थिंक दैट विल बी एनफ टू गिव यू दैट किक। बट सबसे पहले इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम योर साइड। हम कितना भी पुश कर ले, आपके पेरेंट्स कितना भी पुश कर ले, काम नहीं होगा। आई थिंक एक छोटा सा डेटा है जो आप सबको पता रहता है कि एक एग्जाम में जो स्कोर आता है ना, उसमें जो 90% होता है, वो 90% उस स्कोर में जो 90% कंट्रीब्यूशन होता है, साइकोलॉजिकल चीजें हैं जिन्होंने भी निकाला हुआ है। 90% चीजें जो होती हैं वो सेल्फ स्टडी से आती है। बट ये सेल्फ स्टडी का मतलब क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि हम कोई भी बुक उठाए कैसे भी पढ़ने लग गए। तो बाकी 10% में यहाँ पे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये मतलब मेनली मेंटर्स, एक तरीके से मेनली मेंटर्स, ठीक है। हमारे पास बस आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स के मुकाबले हमारे पास ये टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगी, बट कहीं ना कहीं गाइड वाला जो बात होगा, कहीं पे आपके दोस्त आपको अच्छा गाइड करेंगे, कभी आपके पेरेंट्स देखेंगे नालायक लेट के पढ़ाई कर रहे हैं, पहले आपके पेरेंट्स आपकी कुटाई करेंगे, झाड़ू से धोएंगे पहले आपको अच्छे से, है ना, भूत भगाएंगे, फिर शायद आप वहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाओगे। और बाकी हम यहाँ पे आपको सवाल पूछेंगे, आपसे सवाल नहीं होगा तो थोड़ा बेइज्जत करेंगे, तब जाकर आपको वहाँ पे थोड़ा सा फील होगा कि यार गलत हो रहा है, राइट। आयुष कह रहे सर फ्रेंड्स -10% लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है आयुष, अगर ऐसा है तो आप गलत संगत में हो। अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हो तो वैसे फ्रेंड्स अभी आपके लिए ज़्यादा बेटर होंगे जो आपको उस चीज़ को लेकर मोटिवेट करें। मैं ये नहीं कह रहा वो भी फ्रेंड जेई को टारगेट करना चाहिए, बट उसको ही शुड मोटिवेट यू। विवेक कह रहा है कि सर करते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना तो अलग ही फीलिंग होने लगता है, मतलब लगता है नहीं हो पाएगा। ये फीलिंग स्टार्टिंग में बहुत लोगों को आती है विवेक, ठीक है। बट अगर आप गिव अप नहीं करते हो, आपको पता है क्या, अब ऐसा सोचो विवेक कि अगले 18 महीने तक आप एक बार भी गिव अप नहीं करोगे। बस अपने माइंड में इतना रखो कि चाहे कितने भी सवाल ना हो, अगले 18 महीने तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं सीधे अपने रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि अब मुझे गिव अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट जब तक एग्जाम चलेगा हम गिव अप नहीं करेंगे, ये अपने दिमाग में क्लियर रखो, ठीक है। आई होप इट वाज एनफ फॉर टुडे। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ना, 40-45 मिनट्स का लेक्चर हो गया। अगला लेक्चर अब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिलेगा, बट जो भी बोला उस चीज को दोबारा सुनिएगा, सब रिकॉर्ड हुआ है। अगर मोटिवेट होना है या दोबारा से कुछ सुनना है तो रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। क्लास की रिकॉर्डिंग तो देखते नहीं हो, शायद इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। चलिए, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ। कोई सवाल होगा, देखो आपके मन में जो भी डाउट्स है ना, मेरा पॉइंट इतना ही है कि प्लीज मेक योरसेल्फ वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट यू वांट टू डू जेईई एंड यू वांट टू गेट अ गुड स्कोर। आप देखो, एक होता है जो करना है, मैं एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप जिस मोहल्ले में रहते हो सकता है उस मोहल्ले में 10 में से सिर्फ 2 लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां बोलने में बड़ा कूल लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि अरे मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। बट बेटा जब तुम जेई क्लियर नहीं कर पाओगे ना, तो वही 8 लोग फिर तुम्हारी बेइज्जती भी करेंगे। बड़ा जेई का तैयारी कर रहा था, क्या हुआ, कौन सा कॉलेज मिला, कितना स्कोर आया, कट ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं, ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप वो सारी चीजें नहीं चाहते हो तो आइडिया क्लियर रखो अपने माइंड में, और यू विल डू गुड। बट यस, अभी से सीरियस हो जाओ। शिवम पूछा है कि सर जो 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं वो अच्छा है या 11-12 के साथ प्रिपरेशन करते हैं वो अच्छा है। इसका सवाल का जवाब आई थिंक मुझे देने की जरूरत नहीं है,
अगर हमें यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिख देता हूँ, 11th जेई की अगर बात करें, और एक बात करता हूँ बोर्ड्स का, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बोर्ड्स में क्लास 12 मैथ्स में you need only 30% of class 11। क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं कि क्लास 12 मैथ्स में क्लास 11 मैथ्स का कितना जरूरत पड़ता है, खाली 30% जरूरत पड़ता है। लेकिन जेई में 11th मैथ्स प्लस 12th मैथ्स कितना जरूरत पड़ता है, 100% पूरा चाहिए, कोई एक चीज नहीं छोड़ सकते हो। तो अगर आप 12th से शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये मान के चलना होता है कि आपने 11th में पाकीबाजी की होगी, तो आपने कुछ चीजें तो जरूर छोड़ी होंगी। तो जब 12th में आते हो तो आपको 11th में जो चीजें छोड़ी है उसको भी पढ़ना पड़ता है। 11th में आपने लो लेवल पे पढ़ाई की होगी, क्योंकि अगर आप 12th से तैयारी शुरू कर रहे थे मतलब आप 11th में लो लेवल पे चल रहे थे, ठीक है। तो आपको उधर भी मेहनत करना पड़ेगा, तो आपके लिए बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर कोई 11th से शुरू करता है, तो जैसे अभी हम सेट्स पढ़ रहे हैं, तो सेट्स में आप 0 से 100 तक 0 से जे लेवल तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप 12th से तैयारी करोगे तो आपका टारगेट फिर क्या होगा कि 11th में आप 0 से एनसीईआरटी लेवल तक ही जाओगे। एक क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, बच्चा उससे आगे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, आरडी शर्मा तक सॉल्व नहीं करता है, जेई के पास्ट क्वेश्चन तो छोड़ दो। तो दिस इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, दिस इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। आपके पास टाइम ज्यादा है, आपके पास प्लानिंग ज्यादा अच्छी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है टाइम, यार सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। तो पहले कुछ आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले कुछ आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्लाइड में नहीं है, तबीयत खराब थी तो मैं कोई स्लाइड भी नहीं बना पाया हूं। तो क्वेश्चन लिखूंगा, देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट, ओके। चलो, तो अगर, जी हर्ष बताइए। सर लाइक क्वेश्चंस में कभी कभी ईदर नाइदर ये सब आते हैं, तो उस टाइप से आप एक दो बता दीजिए, लाइक उसमें क्या किया जाता है। ठीक है। तो पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका एक क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है। आप जैसे आप मेनली कह रहे हो, मेरे ख्याल से तीन वाला जो 3 सेट जो होता है, तो वहां पे आइदर वहां ज्यादातर आता है ना, ठीक है। कोई नहीं, अभी मैं उस पे आ जाऊंगा। तो सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एनयू है 700, एनयू मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट। एन ए है 200, एन बी है 300, उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 100, ठीक है। आपसे सवाल होगा, फाइंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करना है। आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं, एक ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगेगा दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। मृगम, अनम्यूट करके बताओ कैसे सॉल्व किए हो। सर वो वेन डायग्राम से कर दिया। वेन डायग्राम से बनाए हो, हाँ सर।
चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है मृगल, हम इसको दोनों तरीके से करेंगे, एक वेन डायग्राम से भी करेंगे और एक इससे भी करेंगे। आयुष चेक करो, थोड़ी सी गलती हो रही है। देखिए गाइस, हम सबसे पहले वेन डायग्राम से शुरू करते हैं। वेन डायग्राम में आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाता है, तो उसके अंदर 700 एलिमेंट है। अब आपको दिख रहा है कि एक सेट ए है, बी है और ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी में 100 एलिमेंट है, तो ए और बी में कॉमन हिस्सा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, ठीक है, और अब मैं इनके ऊपर एलिमेंट्स लिखूंगा। तो ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया। अब देखो गाइस, सेट ए और बी के कॉमन में कितना है, 100 है, तो पहले इधर बीच में 100 लिख लो। अच्छा, अब एन ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो ए सेट के अंदर 200 एलिमेंट है। 200 एलिमेंट में से 100 एलिमेंट यहाँ पे आ गया, तो बाकी 100 कहाँ होगा, यहाँ होगा। अच्छा, बी सेट पे आ जाओ। बी सेट में टोटल 300 एलिमेंट है। 300 एलिमेंट में से 100 एलिमेंट इधर गया, तो बाकी 200 एलिमेंट किधर गया, इधर आया, राइट। तो आई थिंक सब हर एक स्टूडेंट को, हमने लास्ट क्लास में भी वेन डायग्राम बनाना सीखा हुआ है, क्वेश्चन किया उसके ऊपर, तो ये इतना बनाना तो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है, आपसे सवाल पूछा गया है एन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो एक बार मैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करता हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो अगर मैं इसको शेड करता हूं, प्लीज म्यूट कर लीजिए सौरभ। तो ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो बाकी सब कुछ में देखो ये तो आएगा ही, और साथ में बी का भी कुछ हिस्सा आएगा। ठीक है, तो ये जैसे मैंने शेड किया है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी को छोड़कर सब कुछ, ठीक है, बी को छोड़कर सब कुछ। तो देखो ये बी था, तो बी को छोड़कर सब कुछ, राइट। तो अब सिंपल सा पॉइंट है गाइस, येलो कलर वाले ड्रॉ किए वो ए कॉम्प्लीमेंट था, रेड से जो ड्रॉ किया वो बी कॉम्प्लीमेंट था। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन हिस्सा चाहिए, कॉमन हिस्सा चाहिए। तो कॉमन हिस्सा कौन सा आया है, ऐसा कौन सा एरिया था जहां पे येलो भी ड्रॉ हुआ है और रेड भी ड्रॉ हुआ है ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पे येलो भी ड्रॉ हुआ है और रेड भी ड्रॉ हुआ है, क्या बोलोगे। तो अगर मैं रब करता हूं एक बार, रेड वाले पार्ट को हटा रहा हूं, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कहां कहां पे येलो था जिसके ऊपर रेड लगा हुआ है। तो जहां जहां भी हट रहा है हर जगह पे येलो कलर किया हुआ था, लेकिन इधर ए का कुछ हिस्सा दिख रहा है ना, ए का कुछ हिस्सा दिख रहा है। तो कहने के लिए हमारा, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे थे तो हमारा ए छोड़ के सब आया, बी कॉम्प्लीमेंट देख रहे थे तो बी छोड़ के सब आया। तो दोनों का कॉमन हिस्से का अगर बात करें, दोनों का कॉमन हिस्से का बात करें तो सिर्फ कौन सा पार्ट होगा जानते हो,
दोनों का कॉमन हिस्से में खाली ये वाला पार्ट आएगा, ए और बी को छोड़कर। आ रही है बात समझ में सबको? ए और बी को छोड़कर। ये डायग्राम से तो बहुत आसानी से खुद अगर सॉल्व करोगे, सोचोगे तो बहुत आसानी से पहुंच जाओगे आंसर की तरफ। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो इधर से आ गया कितना, ए और बी को छोड़कर। तो ए और बी में टोटल मिला के कितने एलिमेंट है? 400 एलिमेंट है। टोटल मिला के 400 एलिमेंट है। अब पूरा रेक्टेंगल में 700 एलिमेंट था, तो 700 में से 400 छोड़ दोगे तो कितना बचा? 300 एलिमेंट बचा। तो आंसर 300 होना चाहिए था। अब आते हैं एल्जेब्रिक मेथड। अब आते हैं एल्जेब्रिक मेथड के ऊपर। एल्जेब्रिक मेथड के हिसाब से आपको जब दो चीजों के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन या इंटरसेक्शन दिखे, दो चीजों का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन या फिर इंटरसेक्शन दिखे, तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद आना चाहिए। तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैं ब्रैकेट में डी मॉर्गन लॉ लिख रहा हूं, जो भूल गया वो डी मॉर्गन लॉ लास्ट क्लास को देखे। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा? यू में से, यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस करना है? ए यूनियन बी को माइनस करना है ना? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ए यूनियन बी को छोड़कर सब कुछ। तो पूरा रेक्टेंगल में से ए यूनियन बी को छोड़ दीजिए, बाकी तो इसलिए एन यू माइनस ए एन ऑफ ए यूनियन बी। अब एन यू का वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है सवाल में, 700, और एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए है 200, बी है 300, ए इंटरसेक्शन बी है 100। तो अगर उसके लिखे यहाँ पे तो 200 प्लस 300 माइनस 100, तो कितना बन गया? 500 माइनस 100 400, तो 700 माइनस 400 हो गया 300, 700 माइनस 400 हो गया 300। ठीक है, तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहां से भी 300 आ गया। गेटिंग दिस आइडिया स्टूडेंट्स? सबको समझ में आया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले एक जो सवाल पूछा था अपने हर्ष ने, कि आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है आइदर वाइदर वाला, तो पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो आइदर ए और बी, ठीक है, आइदर ए और बी का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन होता है। यहां पे आप देखोगे सेट्स के चैप्टर में एटलीस्ट वन, राइट? मतलब कि अगर आप कहते हो कि एलिमेंट या तो ए में होगा या बी में होगा, एलिमेंट हो या तो ए में होगा या बी में होगा, तो उधर हम बोलेंगे आइदर ए और बी। ये वाला लॉजिक वहां पे काम करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, इधर ए, सॉरी बाहर बनाते हैं। तो लॉजिकली अगर देखोगे तो हो सकता था एलिमेंट यहां पे हो सकता था एलिमेंट यहां पे हो, या हो सकता था एलिमेंट यहां पे हो, राइट? एलिमेंट इन तीन में से कोई एक जगह पे होगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपना रहेगा हर्ष यहाँ पे, कि जब आइदर ए और बी रहने वाला है तो उसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, मतलब दोनों में से कम एक जगह पे रहेगा। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो सकता है? एग्जैक्टली वन और एग्जैक्टली टू। सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे समझाना चाहता हूं, क्योंकि हम अगर सेट लेते हैं, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। अब सेट ए के अंदर यहां पे मैंने रखा है x, यहां पे रखा है y, यहां पे रखा है z। तो ये x क्या होता है? x होता है वो वाली चीज जो सिर्फ a को बिलोंग करती है। z क्या है? z है वो वाली चीज
जो सिर्फ बी को बिलोंग करती है, और वाई क्या है? वाई है वो वाली चीज जो बोथ ए और बी को बिलोंग कर रही है, बोथ ए और बी को बिलोंग कर रही है। तो जब आपको बोला जाएगा कि जो एलिमेंट है वो या तो ए में होगा या बी में होगा, तो अब आपका या तो एक्स में ला सकता है या वाई में आ सकता है या जेड में आ सकता है। तो अगर वो एक्स या जेड में आएगा तो एग्जैक्टली 1 का कैटेगरी बन जाएगा, और अगर वाई में फिट आ रहा है तो एग्जैक्टली 2 का कैटेगरी फिट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान बस इतना कॉन्सेप्ट ही वहां पे सफिशिएंट होता है, ठीक है, सफिशिएंट होता है। फिर बात करते हैं नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी। तो नाइदर ए नॉर बी का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स दैट एलिमेंट is not present in A, also element is not present in B। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई एलिमेंट ए में भी नहीं है, नाइदर ए नॉर बी में है, तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि ना ही वो ए के अंदर है और ना ही वो बी के अंदर है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम बात करें एलिमेंट का, तो ये अगर मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो माय एलिमेंट्स विल नॉट बी प्रेजेंट इन एक्स वाई जेड। तो रेक्टेंगल के अंदर होगा लेकिन सर्कल के अंदर नहीं होगा। यस, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब अगर हम ऊपर एक बार बात करें सेट्स का लैंग्वेज थोड़ा सा यूज करना चाहे, तो सेट्स के लैंग्वेज में आइदर जब आएगा तो आप यूज करोगे यूनियन, आइदर जब आएगा तो आप यूज करोगे यूनियन, और नाइदर ए नॉर बी जब होगा तो आप यूज करोगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आइदर में क्या था? आइदर में था ए यूनियन बी, नाइदर में क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, बस ये इतना अंडरस्टैंडिंग से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन। एक क्वेश्चन और करते हैं क्लास खत्म करने से पहले। चलो कुछ छोटे से सिंपल क्वेश्चंस पे पहले आते हैं जिसमें लोग बहुत बार कंफ्यूज भी होते हैं। पहला क्वेश्चन कि अगर an कोई सेट है an करके, ठीक है, a और यहाँ पे कैपिटल n है, विच इज इक्वल टू ax such that x belongs to natural number, then 3n intersection 7n is equal to what? 3n intersection 7n is equal to what? आपके पास ऑप्शन है 21n, ऑप्शन बी है आपके पास 10n, ऑप्शन सी है 4n एंड ऑप्शन डी है नोटा, नन ऑफ द अबव। तो अब आप थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन को। ए जो है एक छोटा सा लेटर है और एन आपका वो ये मतलब वो सेट का नाम है। अब सेट के अंदर एलिमेंट है स्मॉल ए इंटू एक्स के फॉर्म में, स्मॉल ए इंटू एक्स के फॉर्म में, जहां पे एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो अगर आप 3n इंटरसेक्शन 7n करते हो तो आपको एलिमेंट कैसे मिलने वाले हैं?
सही है हर्ष? देखो अब कुछ लोगों का गलत आंसर, सनी करेक्ट है, गुलशन रॉन्ग, रॉबिन गलत, आयुष गलत, विवेक गलत है, हर्ष और सनी ने सही किया है इस क्वेश्चन को। देखो अब लॉजिकली आपको पहले क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए यहाँ an है, यहाँ 3n है। तो अगर हम सॉल्यूशन के हिसाब से पहले 3n को लिखना शुरू करें तो a के जगह पे 3 आ गया है, a के जगह पे 3 आ गया है, तो ये कैसा बनेगा 3x such that x belongs to n। अब अगर हम इसको लिखे पूरा टेबुलर फॉर्म में लिखने शुरू करें तो अब इसके अंदर एलिमेंट होगा n मतलब नेचुरल नंबर, तो पहला होगा 3 into 1 3, अगला होगा 3 into 2 6, अगला होगा 3 into 3 9, फिर 3 into 4 12, 3 into 5 15, 3 into 6 18, इस तरीके से चलेगा। फिर बात करते हैं 7n का। 7n यहाँ पे क्या होने वाला है 7x, इस केस में a का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो अब आप रखोगे तो x बिलोंग्स टू n। अब अगर हम एलिमेंट लिखना शुरू करें तो 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 3 द 21, और ये ऐसे चलते रहेगा। अच्छा ऊपर देख सकते हो ना कि 21 आएगा। तो अब अगर आप देखते हो तो ऊपर एक तरीके से 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं और नीचे एक तरीके से 7 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लिखने जाता, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लिखना जाता तो मुझे क्या एलिमेंट मिलते हो अंदर में, मुझे मिलता सबसे पहले 21, फिर मुझे मिलता 42, और ये इस तरीके से चलता। अगर हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में वो क्या बनता 21x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। और ये कौन सा सेट बनता है, इसको क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सेट बनेगा 21n बनेगा। क्वेश्चन के हिसाब से यही अपना 21n बनेगा कि नहीं बनेगा, आया है समझ में? बताइए एक बार सॉल्यूशन को देखो अच्छे से, पहले सॉल्यूशन को देखो फिर बताओ। ध्यान से देखो कि पहले an में 3n रखे हैं तो a का वैल्यू 3 पता चला पहला केस में। अब फिर x का वैल्यू 1 2 3 4 करके हम पहला सेट के सारे एलिमेंट लिखे हैं। फिर 7n के लिए हमने a का वैल्यू 7 रख के दूसरा सेट लिखा है। फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन डाल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया है? तो ये तो आपको खुद ही वहां पे समझ रहे हो ना, सबसे पहला कंफ्यूजन यहाँ पे स्मॉल a कर सकता है, बट फिर आपको देखना पड़ेगा कि स्मॉल a को हम वहां पे यूज कैसे कर सकते हैं। 4n माइनस माइनस थोड़ी हो रहा है कि आप 4n करोगे, है ना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास को मैं एंड करूंगा। शाम तक आप लोगों के ग्रुप पे एक फाइल चली जाएगी। ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल्स तो है, बट स्टिल मैं एक बार फाइल भेज के एग्जैक्टली पेज नंबर बता दूंगा। अभी थोड़ा सा रेस्ट लूंगा एंड डेफिनेटली आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज गाइस कॉन्सेप्ट इज ओवर, सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब आपको 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आपको फिर वो बिल्डअप करना होगा अपना एबिलिटी। जी विवेक बोलिए, बोलिए विवेक। सर आपसे हम रीजनिंग का कुछ बेसिक क्वेश्चन मांगे थे सर, क्योंकि सर मेरा उतना एक बार विवेक एक बार आप मेरे को ना ग्रुप पे मैसेज कर दो, पर्सनल मैसेज, मतलब कल तो तबीयत खराब थी, खोला नहीं तो 90+ हो गया। वहां पे ऐसा होता है कि इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक बार मैं ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ, नंबर सेव नहीं होते स्टूडेंट्स के, तो कोई ऐसे मैसेज करता भी है तो मतलब व्हेन आई एम फ्री, जनरली मैं संडेज को खोलता हूँ, संडेज को खाली हूँ तभी खोलता हूँ, वरना मैं और कोई टेक्स्ट देखने का टाइम नहीं मिलता। लगभग 40 ग्रुप पे एक बार दोबारा मेरे को बस मैसेज कर दो, टैग कर दो उसके अंदर, सो दैट जब मैं ग्रुप खोलूंगा आई विल सी द मैसेज एंड आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, ठीक है।
सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा, वो आइदर वाला इसको नोट करना था। यस सर। मृगंक कह रहे हैं कि सर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस कब सॉल्व करेंगे हम लोग? मृगंक वो जहां पे आएगा उधर हम सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होगा। ऑल्सो अगर मैं बात करूं अभी जो हमारा टारगेट है, लाइक इसके बाद हम रिलेशंस डील करेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शंस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे भी ना लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वो नहीं पड़ रहा है जरूरत, तो हम उस पर भी अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, सनी विल लुक इनटू इट इन द नेक्स्ट क्लास, या फिर एक बार आप ग्रुप पे एक रिमाइंडर डाल दो, आई विल सेंड द सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, आप सबका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस वीकेंड में सेट्स को कंप्लीट करने का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेट्स को कंप्लीट करने का, नथिंग एल्स, टू ईच एंड एवरी वन, राइट। आज की बात अगर आपको सीरियसली आपको उस पर एक्ट करना है, अगर आपको अपने एफर्ट्स दिखाने हैं, तो आपको किस पे दिखाना चाहिए? आपको दिखाना चाहिए बाय यू नो कंप्लीटिंग सेट्स। कितने क्वेश्चंस? हर एक स्टूडेंट को मिनिमम 50 क्वेश्चन करना होगा। थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी कंप्लीट है। मेनली सेट्स के अंदर आती है प्रॉपर्टीज, वो जैसे नहीं होते डी मॉर्गन्स लॉ और बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज थे। इसके अलावा आता है ये दो सेट और तीन सेट का यूनियन इंटरसेक्शन वाला, और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मृगंक ने लिखा हुआ है, मृगंक के क्वेश्चन मुझे वहां भेजो, आसान क्वेश्चन थे ये सब। ठीक है, अगर मैं आपको एक बार फॉर्मूले का आइडिया दे दूं, रुको एक बार मैं आपको फॉर्मूले का वो आइडिया दे देता हूं। ये देखो मृगंक, तो मैं आपको सबसे पहले एक आइडिया देता हूं कि वो जो एग्जैक्टली टू बोला हुआ है, ये जो एग्जैक्टली टू बोला हुआ है, एग्जैक्टली टू का मतलब कौन हुआ? ये वाला पार्ट होता है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी होता है ना, ये होता है एग्जैक्टली टू वाले। ये हो गया एग्जैक्टली थ्री, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, और ये है हमारा एग्जैक्टली वन। तो जो आपने क्वेश्चन मुझे दिया अभी, उस क्वेश्चन के मुताबिक आप स्कूल अवॉर्डेड 42 मेडल्स इन हॉकी, 18 इन बास्केटबॉल एंड 23 इन क्रिकेट। तो NA का वैल्यू हो गया 42। तो इसको अगर यहीं पे लिखूं मैं, NA का वैल्यू 42, फिर 18, 23। If these medals were bagged by a total of 65 students, अब अगर आप इसको जोड़ते हो मृगंक, तो ये वैल्यू आती है 83। लेकिन कितने लोगों को मेडल गया? सिर्फ 65 लोगों को मेडल गया। इसका मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको एक से ज्यादा मेडल मिले हैं। तो ये 65 क्या है? ये 65 है टोटल नंबर ऑफ मेडल्स का यूनियन आएगा, सॉरी 65 क्या है? आपके स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे 65 यहाँ आ गया। अब आ जाओ फॉर्मूले में, फॉर्मूले में और क्या लिखा? ओनली फोर स्टूडेंट्स गॉट मेडल्स इन ऑल थ्री। तो यहाँ पे 4 लिखोगे, ऑल थ्री मतलब एग्जैक्टली 3, यहाँ पे 4 लिखोगे। तो आपसे सवाल पूछा गया कि सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो वो वैल्यू को आप यहाँ, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, तो इसका आंसर हो जाएगा 60, 83, 87 माइनस 65, 22। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 22 है। बस इस फॉर्मूला में ऐसे वैल्यूज पुट करो और देखो आपको आंसर मिल जाएगा। गेटिंग दिस मृगंक? रॉबिन, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, एक सेट दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको 50, 60, 70 क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा जिसको आपको सॉल्व करना है। उसके डिस्कशन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो वो डिस्कशन हो सकता है एक ही दिन में हो जाए या मैक्सिमम 2 दिन, तो 1 या 2 सेशन का बात है। जी शुभम, आपने हैंड रेज किया था, बताइएगा। सर आप जो क्वेश्चन प्रोवाइड, मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है वैसे, तो मैं मॉड्यूल तब भी वो मॉड्यूल का फाइल डाल दूंगा आपके ग्रुप पे, और एग्जैक्टली पेज नंबर बता दूंगा कि कहां से लेके कहां तक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो फिर
एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। डू कंप्लीट द वर्क दिस टाइम।